तो आज के लेक्चर में हमने देखना है आज का लेक्चर है हमारा टेक्निकल एसईओ के रिगार्डिंग कि आपकी जो एक वेबसाइट है उसकी पेज स्पीड क्या होनी चाहिए, उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं। और उसके बाद जब हमें लगता है कि आपकी जो पेज स्पीड है वो उस हिसाब से नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी, तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि किस वजह से हमारी जो वेबसाइट या वेब पेज की स्पीड है वो कम हुई हुई है और उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। और तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब भी आप एक वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं तो गूगल कहता है कि जो एक आइडियल वेबसाइट होती है वो होती है जो 2 से 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो जाए। तो उसको हम कहते हैं आइडियल और परफेक्ट वेबसाइट कहते हैं। ये मैं आपको पेज स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 2 या 3 सेकंड में नहीं लोड होती, वो 4 से 5 सेकंड तक लोड हुई थी, तब भी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से भी ज़्यादा का टाइम ले रही है लोड होने में, तो इसका मतलब है कि अब आपकी वेबसाइट को ज़रूरत है कि इसकी पेज स्पीड के ऊपर काम किया जाए। यहाँ पे हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज की सारी इनसाइट्स मालूम कर सकते हैं। जो पहली वेबसाइट है वो गूगल की अपनी है, developers.google.com speed/page speed/insights। यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वहाँ पूछेगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक एंटर करें। वहाँ पे जब आप लिंक एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो आपको प्रॉपर्ली बताता है कि आपकी जो वेबसाइट या वेब पेज है उसकी स्पीड कितनी है, वो किस क्राइटेरिया पे फॉल करती है, क्या उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, वगैरह-वगैरह। इसी तरह एक और हमारे पास वेबसाइट रहती है जीटी मैट्रिक्स की। यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के उसका सारा क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये लगता है कि या पता लग जाता है कि यार हमारी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर पेज स्पीड के लिहाज से काम करने की ज़रूरत है, तो ये नीचे चंद फैक्टर्स बताए हुए हैं कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो अफ़ेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे 9 डिफरेंट फैक्टर्स बताए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है कि यूज़ एएमपी फ्रेमवर्क्स। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि एएमपी है क्या? एएमपी बेसिकली होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट या आपके मोबाइल पेज का सॉरी या फिर आपके वेब पेज का मोबाइल वर्ज़न है। ये मैं अब आपको बता दूँ कि जो गूगल है ना, वो मोबाइल वर्ज़न्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसकी वजह ये है कि ग्लोबली जो 90 टू 95% लोग हैं, वो मोबाइल पे सब कुछ जितनी भी ब्राउज़िंग है, सर्चिंग है, वो सब कुछ मोबाइल पे करते हैं। तो गूगल भी इस बात को बहुत प्रायोरिटी देता है कि क्या आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो वेब पेज है, वो मोबाइल वर्ज़न पे बनी हुई या नहीं बनी हुई। क्या वो मोबाइल ओरिएंटेड है या नहीं है? क्या वो मोबाइल पे तेज़ी से ओपन होती है? क्या वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं रिस्पॉन्सिव? तो अगर तो आपकी वेब पेज या वेबसाइट का ईएमपी वर्जन है, तो ये आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ईएमपी का बेसिकली मकसद होता ही है कि जिस तरह मैंने बताया कि फ़र्ज़ कर लें आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉग से रिलेटेड है। तो अगर बाहर के मुल्कों में स्पेशली जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, मतलब अगर आप लोगों को एक अच्छा यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पता है कि अब यहाँ पे ट्रैफ़िक आनी ही आनी है, तो बेहतर नहीं है कि आप उसका एएमपी वर्ज़न बना लें, क्योंकि एएमपी वर्ज़न जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ़ास्ट होते हैं। वो विदिन मिलीसेकंड्स आपके ना उसके ऊपर ओपन होते हैं। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है, जब वो उस वहाँ पे एक्सेस ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपकी वेबसाइट में ट्रैफ़िक ज़्यादा होगी, ठीक है? तो उसके साथ-साथ उसका ईएमपी वर्ज़न होगा। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। वो किससे है वो मैं भी आगे जाके बताऊँगा कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या फ़ायदा होता है। नंबर 2, चाहे गूगल हो या यूज़र हो, वो आपको पता है मैं भी हूँगा, मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँगा, अगर वो थोड़ा-सा भी डिले ले रही होगी, तो मेरे पास 1000 और वेबसाइट्स हैं उसी प्रोडक्ट या उसी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो यूज़र जो है कभी भी बाउंड नहीं होता, कस्टमर हमेशा भागता है। तो ना आपने कस्टमर को मौका देना है, ना आपने गूगल को मौका देना है कि वो आपकी वेब पेज या वेबसाइट से भागे। तो एएमपी वर्ज़न अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। एएमपी वर्ज़न को अगर आपकी वेबसाइट या अगर आपकी वेब पेज एएमपी पे वर्ज़न पे बनी हुई है, उसी वेबसाइट को जब आप लैपटॉप पे ओपन करते हैं, तो वो ओपन होने में थोड़ा-सा स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आप कह लें उसके प्रोग्राम के जो एलिमेंट्स हैं, वो थोड़े-से डिफरेंट होते हैं। लेकिन मोबाइल में जब आप एएमपी को डिफाइन करते हैं, तो इस केस में जो जावास्क्रिप्ट सेक्शन है, वो इग्नोर हो जाता है। जब जावास्क्रिप्ट सेक्शन इग्नोर हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हमने ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो वेब पेज है, वो एएमपी उसका वर्ज़न है या नहीं, तो उसका तरीकाकार ये होता है। सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ब्लर नज़र आ रही होगी तस्वीर। जो वेबसाइट या वेब पेजेज़ एएमपी वर्ज़न में कन्वर्टेड होती हैं, उनके आगे एक थंडर साइन नज़र बना होता है। जैसे ये देखिए ये। एक आपको थंडर साइन बना नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट या वेब पेज है, ये एएमपी वर्ज़न में कन्वर्टेड है।
ऊपर वाली वेब पेज या वेबसाइट के आगे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक सिंपल वेब पेज होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये एक आपको सिंपली एक थंडर साइन नज़र आ रहा है। ये जो थंडर साइन है ये शो करता है कि आपकी जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो AMP वर्जन में है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली एक आम वेब पेज के अंदर और एक AMP पेज के अंदर। तो ब्लॉग के लिहाज से मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप लाज़मी अपने पेजेस का जो अपने वेब पेज या वेबसाइट्स हैं उनका AMP वर्जन बनाएँ। इसका बनाने का तरीका जो बहुत आसान होता है, अगर तो आपने अपनी वेबसाइट उसके ऊपर बनाई हुई है, वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, तो सिंपली वहाँ पे AMP की प्लगइन होती है, उसको आप इंस्टॉल करें और अपनी वेब पेज को उसमें कन्वर्ट कर दें। लेकिन इन केस अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है, आपने किसी वेब डेवलपर के थ्रू अपनी जो वेबसाइट बनाई है, तो उसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं। आप सिंपली उसको कहें कि मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है उसको आप AMP वर्ज़न बना दें, तो ईज़िली उसको कन्वर्ट कर देगा। AMP का एक और जो फ़ायदा होता है वो इंडेक्सिंग के लिहाज से होता है कि उसकी जो AMP वेब पेजेज़ की इंडेक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है। आप एक दफ़ा इंडेक्सिंग कर लेते हैं, बाद दफ़ा आपको दोबारा री-इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन उस केस में होता ये है कि जो वेब पेजेज़ हैं, बाद दफ़ा बहुत बड़े-बड़े वेब पेजेज़ होते हैं, तो उनकी उनकी इंडेक्सिंग में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गूगल कभी भी किसी चीज़ में एप्रिशिएट नहीं करता कि जहाँ पे टाइम जो है ज़्यादा लगे, जहाँ पे स्पीड है वो स्लो हो। तो AMP में ये होता है कि जो उनकी जो इंडेक्सिंग होती है, वो इंडेक्सिंग प्लस री-इंडेक्सिंग बहुत फ़ास्ट होती है। शुरू में मैंने बात की थी कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो AMPs वर्ज़न्स होते हैं ना, बहुत लाइट पेजेज़ होते हैं। तो ऐसे पेजेज़ को ना या ऐसे वर्ज़न्स को जो गूगल है, वो अपनी कैशे मेमोरी में ना बहुत ईज़िली स्टोर कर लेता है। जब भी कोई बंदा, कोई यूज़र अपनी क्वेरी एंटर करता है जो कि जिसका कीवर्ड आपकी वेबसाइट से या वेब पेज से रिलेट करता है, तो गूगल के लिए बहुत आसान होता है कि वो अपनी जो उसकी क्या कहते हैं कि जो कैशे टाइप मेमोरी होती है ना, उसमें से फ़ौरन निकाल के सामने डिस्प्ले करते हैं। और ऑब्वियसली हमें एसईओ में चाहिए क्या होता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा वो हमारी वेबसाइट या वेब पेज आए। तो जो एएमपीज़ होते हैं, उनको थोड़ा-सा ये एज मिल जाता है क्योंकि गूगल ने अपनी एक ख़ास एक कैशे मेमोरी रखी होती है कि जहाँ पे यूज़र सर्च कर रहे हैं और वो चीज़ उसके रिगार्डिंग, उसी कीवर्ड के रिगार्डिंग है, तो गूगल उस रिज़ल्ट में से आपके जो एएमपी वर्ज़न्स हैं, उनको थोड़ी-सी प्रायोरिटी दे देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेब पेज यूज़ करते हैं, तो आप एसईओ में पीछे रह जाएँगे। बस इसको आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि जो एएमपी वर्ज़न्स यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा-सा एज मिल जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी जितने भी इसके फ़ायदे हैं, वो तो ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया पहले पूरा पॉइंट, हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरीके से कि एएमपी क्या होता है और उसके फ़वाइद क्या होते हैं हमारे पास। फिर आता है इसमें कि सीडीएन, कि आपने जो सीडीएन है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, उसको यूज़ करें। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट का जो सर्वर है, वो यूके या यूएसए में है, लेकिन उसको खोलता कोई बंदा श्रीलंका में, पाकिस्तान, इंडिया कहीं पे भी खोलता है, तो ऑब्वियसली लोडिंग होने में थोड़ा कुछ सेकंड्स का टाइम आ जाता है। ठीक है? इसको सुपर फास्ट बनाने के लिए क्या होता है कि अगर आपने सीडीएन की सर्विसेज़ ली है, तो ये इसके जो कनेक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली डिफरेंट सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर ये पाकिस्तान में भी कोई खोलता है, तो उसका जो डेटा एक्सेस है, वो भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में होगा, और जब वो पाकिस्तान में होगा तो वो वहाँ के सर्वर से, मतलब पाकिस्तान के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे वो कनेक्ट होगा तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली दोबारा उतनी हो जाएगी जितनी एक सुपर डुपर जो सुपर फास्ट वेबसाइट होती है उसकी होती है। तो जो आपके यहाँ पे चंद सेकंड्स का डिले आ भी रहा था, उसकी वजह से, सर्वर की वजह से, मेन सर्वर की वजह से, कि मेन सर्वर कहीं और है और जो आपकी वेबसाइट अब कहीं और ओपन हो रही है, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो इस जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, इनकी सर्विसेज भी आप ले सकते हैं ताकि इस तरह के डिले से आप बचाया जा सके आपकी उसको, वेबसाइट को। तीसरा होता है कि कैशे और वेब पेजेस। आपकी वेबसाइट है तो ऑब्वियसली आपने किसी न किसी कंपनी की जो होस्टिंग है उसकी सर्विसेज ली होंगी। तो हर एक में ये ऑप्शन मोस्टली होता है कि जो भी आपके कैशे मेमोरी होती है या जिस तरह की फाइल होती है, उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं। अगर तो ऑटोमेटिकली नहीं डिलीट किया होता तो उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन दी होती है कि आप इसको मैन्युअली डिलीट कर लें। कभी भी एक जो वेबसाइट या वेब पेज होती है उसकी जो स्पीड जो कम होती है, उसमें कभी भी एक फैक्टर नहीं होता, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि आपके केस में कौन-सा फैक्टर यहाँ पर आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम हर किस्म का जो भी फैक्टर एक हो सकता है, उसको हम स्टडी करें कि इनमें से कोई भी फैक्टर आपके केस में हो सकता है। जैसे कि नंबर 4 पे उन्होंने लिखा कि यूज़ अ लाइट स्पेस वर्डप्रेस थीम इन केस यू आर यूजिंग वर्डप्रेस। अगर तो आपने खुद या किसी ने भी आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने कभी भी जो हैवी थीम है उसको नहीं उठाना। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को ज़रा यूनिक बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अक्सर हैवी थीम्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि लोडिंग में बाद में बहुत मसला क्रिएट करती हैं। तो आपने कभी भी बहुत ज़्यादा प्लगइन्स नहीं ऐड करने, कभी भी आपने हैवी थीम पे काम नहीं करना है, आपने हमेशा लाइट स्पेस थीम पे काम करना है, और जो बिल्कुल ज़रूरी आपकी बेसिक प्लगइन्स हैं, उनको ऐड करना है ताकि आप इस जो वेब स्पीड आपकी जो स्लो हुई हुई है, उससे आप बचाए जा सकें।
नंबर 5 पे वो कहते हैं कि जो ऑप्टिमाइज़ इमेजेस, देखें आपने कभी भी हैवी इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना। जो एक रीज़नेबल स्मॉल साइज़ इमेजेस होती हैं, आपने उनका इस्तेमाल करें। रेज़ोल्यूशन का प्रॉपर्ली ख्याल रखें। कभी भी हाई रेज़ोल्यूशन आपने जो इमेजेस हैं वो उसमें वहाँ पे लोड नहीं करनी, सॉरी अपलोड नहीं करनी। जो साइज़ हैं उनका ख्याल रखना है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें आपकी लोडिंग में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नंबर 6 पे वो कह रहा है कि इनेबल कंप्रेशन बाय gzip सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर फाइल कंप्रेशन। अगर आपके पास हैवी फाइल्स होंगी, तो उनको अगर आपने कंप्रेस नहीं किया हुआ, तो एट द एंड ये होना कि जब आपकी वेबसाइट लोड हुआ करेगी, तो लोडिंग में ये चीज़ें काउंट होंगी और जो आपकी जो वेबसाइट या वेब पेज लोड हो रही है, वो 5 सेकंड से ज़्यादा का डिले लिया करेगी। तो ये gzip को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो आपकी हैवी फाइल्स हैं, उनको आप कंप्रेस करें, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, वो एक अच्छी फ़ास्ट वेबसाइट बनाया करें। इसी तरह अगर आपका कोई भी वेब डेवलपर आपकी वेबसाइट बना रहा है, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि वो कभी भी हेवी कॉम्प्लेक्स कोडिंग ना करे। ये मैं नंबर 7 पॉइंट का बता रहा हूँ। ये मिनिफाई, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। आपने कभी भी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म की कोडिंग यूज़ नहीं करनी। थोड़ी-सी लाइट सी कोडिंग आप यूज़ करें और ईज़ी कोड यूज़ करें, ताकि जो आपकी वेबसाइट है, वो भी ज़्यादा लाइट रहे। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा रीडायरेक्टरीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़्यादा रीडायरेक्टरीज़ इंस्टॉल हुई हुई ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में, तो उनको आप रिड्यूस करें। नंबर 9 जिसका हम मोस्टली ख्याल नहीं रखते। देखें, मेरी बात सुनिए, एक अच्छा क्वालिटी सर्वर है, या अगर आपने क्वालिटी होस्टिंग ले ली, वो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है। तो हम लोग मोस्टली इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। आपने हमेशा कोशिश करनी कि आपकी सर्वर होस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है? आपका जो सर्वर है, सर्वर होस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक अच्छी जो क्वालिटी का सर्वर होस्टिंग होती है, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना सकती है। तो इस तरह ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे, कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपकी वेबसाइट के कम होने में कोई ना कोई इनमें से फैक्टर हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने भी देखी। अब हमने ये देखना है कि पेज स्पीड एनालिसिस हो गया हमारा, टेस्ट है इम्प्रूव पेज स्पीड। ये भी देखिए कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है और किससे हमको बेहतर बनाया जा सकता है। आखिर में हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है, जिसको हमने लिखा है चेक इंडेक्सिंग। मैं अगर कोई बुक लेता हूँ या खरीदता हूँ, तो उसमें पहले पेज में हमेशा ये बताया होता है कि कौन-सा चैप्टर कौन से पेज पर है, ठीक है? उसकी बेसिक वजह ये होती है कि अगर मैंने चैप्टर नंबर 5 पर डायरेक्ट जाना है और ये इंडेक्सिंग मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 15-15, 20-20 का वो पेजेज़ का गैप लेके मैं अगला देखता रहूँगा बार-बार कि चैप्टर नंबर 5 आया या नहीं आया, ठीक है? इंडेक्सिंग मौजूद होगी, मुझे पता होगा चैप्टर नंबर 5 किस पेज नंबर पे, और मैं एग्ज़ैक्टली उसी पेज पे चला जाऊँगा। मतलब आसान वर्डिंग में, कि आपकी जो इंडेक्सिंग होती है, वो क्या करती है, आपकी जो सर्चिंग है उसको बेहतर बनाती है, उसको फ़ास्ट बनाती है। तो गूगल की ज़बान में या वेबसाइट के लिहाज से इसको बात करें, तो ये होता है कि जब भी आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर सर्चिंग को फ़ास्ट बनाना है, तो हम वहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अब इस इंडेक्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसको हम कमांड कैसे देते हैं, हमने वो देखना है। जब भी हमने कहीं पे इंडेक्स को बनाना होता है, तो हम ये वाली जो सिंटैक्स है, इस तरह हम कमांड उसको देते हैं कि हम लिखते हैं कि क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम। यहाँ पे जो हमने इंडेक्स यूज़ करना है, उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है? हमने नाम लिख लिया, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे ऑन टेबल अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे उस जो टेबल है, उसका नाम आएगा जिसमें आप इंडेक्सिंग करवाना चाह रहे हैं, और ब्रैकेट में हमने आगे लिखा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये मैं एग्ज़ाम्पल के वैसे ही समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है? यहाँ पे वो वाले कॉलम्स आएँगे जिनमें आप इंडेक्सिंग करवा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा, आपने वही कॉलम्स रखने हैं जिनमें सर्चिंग ज़्यादा हो। आई मीन अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, उसमें आपको पता होगा आपके कौन से वेब पेज पे अच्छा यूज़फुल कंटेंट लिखा है, जहाँ पे सर्चिंग ज़्यादा हो सकती है या हो रही है। तो आपने उन्हीं कॉलम्स को यहाँ पे रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक, जितना ज़्यादा वहाँ पे लोग आएँगे, वहाँ पे सर्चिंग ज़्यादा होगी, और सर्चिंग को बेहतर बनाने के लिए हम ऑब्वियसली इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं कॉलम्स को रखें जिनके ऊपर सर्चिंग आपको लगता है कि ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे हमने वो वाली उसी उन्हीं कॉलम्स को हमने वहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ये होता है कि जब हम इस क्रिएट कमांड के थ्रू हम एक वो कॉलम के अंदर जो इंडेक्स है वो क्रिएट करते हैं, और जब हम इसमें कॉलम्स ऐड कर देते हैं, तो उन कॉलम्स के अंदर जो आपकी जो सर्चिंग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एक दफ़ा आपने इंडेक्सिंग कर ली, तो वो हमेशा आपके सर्वर पे परमानेंटली सेव रहती है।